अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर 6 स्टार्ट करना है जिसका नाम है डोजेज फॉर्म। फर्स्टली हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि फार्मास्यूटिक्स क्या है। फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी, जिसे हमने एनसीई से रिप्रेजेंट किया है, मतलब कि कोई न्यू ड्रग, टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म लाइक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें आसानी है किसी भी मेडिसिन को पेशेंट में एडमिनिस्टर करवाने के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन। ठीक है, हम इसे एक साइंस भी कह रहे हैं किसी भी डोजेज फॉर्म को डिजाइन करने के लिए। लाइक एक ऐसा डिजाइंड प्रोडक्ट जो ये अलाउ करे कि एक मेडिसिन जो है बॉडी में जाकर इफेक्टिवली काम कर सके, या बॉडी में हम लोग इफेक्टिवली जो है सेफली एडमिनिस्टर करवा सकें। फार्मास्यूटिक्स कन्वर्ट्स अ ड्रग इनटू अ मेडिसिन। तो क्या है, हम एक ड्रग को एक मेडिसिन में इफेक्टिवली चेंज कर रहे हैं कि हाउ विल गिव द मेडिसिन टू समवन। फिर है हमारे पास व्हाट इज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग और मेडिसिन टू द लिविंग सिस्टम फॉर देयर डिजायर्ड एक्शन इन बॉडी। अब इसमें क्या है, हमने कोई भी ड्रग या मेडिसिन जो है किसी भी ह्यूमन बीइंग को आपने देनी है फॉर द पर्पस कि आपने किसी चीज को क्योर करना है, किसी इलनेस को क्योर करना है, आपने उसकी कंडीशन को मैनेज करना है। एंड प्रोफिलिक्सिस ऑफ डिजीज। व्हाट इज प्रोफाइलिक्सिस? प्रोफाइलिक्सिस इज द प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज। Medicines are drug delivery systems. They are means of administrating the drugs to the body in a safe, efficient and convenient manner. आप चाहते हैं कि जो मेडिसिन हैं, जो एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपने बनाया है जिसके जरिए जो दवाई है वो जाएगी बॉडी में और किसी न किसी चीज को ट्रीट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए यूज करेगी। आप चाहते हैं कि ये पूरा काम जो है एक सेफ और एफिशिएंट मैनर के अंदर हो। तो इट इज द थिंग विच वी विल डू बाय द हेल्प ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फिर आपके पास है व्हाट इज डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म इज बेसिकली द फिजिकल फॉर्म ऑफ द डोज ऑफ ड्रग, के लाइक जो दवाई है वो दिखने में हमें कैसी लग रही है। ठीक है, उसकी फिजिकल फॉर्म क्या है। एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज रेडी टू यूज बाय द पेशेंट इज नॉन एज डोजेज फॉर्म। एक वो इस तरह की सूरत हाल में होनी चाहिए कि वो ड्रग जो है वो इस तरह की फॉर्म में अवेलेबल है कि पेशेंट उसको यूज कर सकता है। तो फिजिकल फॉर्म हो गई एंड इट इज रेडी टू यूज बाय द पेशेंट। अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक थोड़ा जनरल से हटकर बात करें तो इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच हैज डिफाइंड शेप। ठीक है, फिजिकल शेप उसकी डिफाइंड है एंड इट हैज द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ एपीआई। एनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल एनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, उसके अंदर जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है जिसमें जाकर उसके अंदर डिफरेंट एक्सीपिएंट्स भी प्रेजेंट होंगे। Dosage forms are essentially pharmaceutical products, typically involving a mixture of active drug components and non-drug components. एक्टिव कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट हैं और नॉन ड्रग कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट हैं। नॉन ड्रग कंपोनेंट्स जो हैं वो उस डोजेज फॉर्म को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, स्टेबल करने के लिए हम जो है उस चीज में हेल्पफुल होंगे। और एक्टिव का काम है किसी जाकर चीज को ट्रीट करना। हम पढ़ेंगे आगे कि व्हाट इज एक्टिव एंड द एक्टिव ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट्स। फर्स्टली हमारे पास है व्हाट इज ड्रग, एक्टिव इंग्रेडिएंट, मेडिकामेंट या फिर मेडिसिनल एजेंट। ठीक है, दिस इज अ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ मेडिसिन विच हैज फार्माकोलॉजिकल एक्शन लाइक एस्पिरिन, इंसुलिन, डाइजॉक्सिन। ठीक है, आप डिस्प्रिन यूज करते हो, उसके अंदर एस्पिरिन है। ठीक है ताकि ट्रीट करना है, इसे हम मेडिसिनल एजेंट भी कहते हैं, एक्टिव ड्रग भी कहते हैं, मेडिसिन भी कहते हैं। फिर हमारे पास है एडिटिव्स एंड एक्सीपिएंट्स, दीज आर द नॉन ड्रग कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो सकते हैं। एडिटिव्स आर द सब्सटेंसेस अदर देन द एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये सारे वो सब्सटेंसेस हैं जो लाइक सॉल्ट आपका नहीं है, उसके अलावा जितने भी सब्सटेंसेस आपने ऐड किए हुए हैं जिसका ट्रीटमेंट में कोई भी रोल नहीं है, वो हमारे पास एडिटिव्स या फिर एक्सीपिएंट्स हैं। Additives are the substances other than the active ingredients in the formulation which don't have any pharmacological action. Treatment में कोई रोल नहीं है. They are used for many purposes to give a particular shape of the formulation, to increase the stability of any product. उसके टेस्ट को और उसकी अपीयरेंस को बेहतर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। क्या एडिटिव्स हो सकते हैं हमारे पास? डिफरेंट एडिटिव्स हैं। सर्फेक्टेंट्स, डायलुएंट्स, वेहिकल्स, बेसिस, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। ये सारे जो हैं हमारे पास एक्सीपिएंट्स, इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट आर व्हीकल्स।
व्हीकल्स कोई भी ऐसा मीडियम है जिसके अंदर हमने अपने जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको डिसॉल्व करवाया हुआ है, सस्पेंड करवाया हुआ है, मिसिबल करवाने की कोशिश की हुई है. So it may be described as any medium in which the ingredients of the formulation are dissolved, suspended या फिर dispersed. ये जो व्हीकल है, इट इज अ जनरल टर्म जो हम किसी भी लिक्विड, सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए यूज कर रहे हैं. अगर तो हमने लिक्विड यूज किया है, व्हेन अ लिक्विड इज यूज टू डिसॉल्व और सस्पेंड द मेडिसिन, तो हम उसके लिए जो है वो वर्ड यूज कर रहे हैं व्हीकल का. ठीक है, जिसमें आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ सकती हैं: वाटर, एरोमेटिक वाटर्स, वाटर फॉर इंजेक्शन जो स्टीराइल वाटर होता है, ठीक है, ग्लिसरीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल्स या फिर डिफरेंट ऑयल्स. इसके अंदर आप किसी भी ड्रग को डिस्पर्स करवाओगे, सॉल्युबल करवाओगे या फिर सस्पेंड करवाओगे, तो ये हम लोग इस मीडियम को बोलेंगे व्हीकल. लेकिन अगर आप कोई सॉलिड या सेमी सॉलिड चीज यूज कर रहे हो, उसे हम बोलेंगे एज अ बेस, और उसके अंदर आपने अपने इंग्रेडिएंट्स जो भी होंगे फॉर्मुलेशन के, उसको मिक्स किया होगा, और एट द एंड वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपकी जो भी फॉर्मुलेशन है उसको पर्टिकुलर शेप देगी या फिर उसके जो वेट है उसको इंक्रीज करेगी. Generally, these are also used for the preparation of ointment and suppositories. आप ointment और suppositories बनाते हुए bases यूज करते हो, मतलब कि वो मीडियम, सेमी सॉलिड या सॉलिड मीडियम, जिसमें आप अपनी इंग्रेडिएंट्स को डिसॉल्व करवाते हो, मिक्स करवाते हो. अगर हम ऑइंटमेंट बेसिस की बात करें, वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स लाइक सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, वूल फैट, वूल अल्कोहल एंड बीज वैक्स. और इन कंट्रास्ट हमारे पास जो सपोजिटरी बेसिस है, इसमें हमारे पास थियोब्रोमो ऑयल आ जाता है, ग्लिसरोजालेटिन एंड पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल्स. जब आप आगे सेमी सॉलिड जो है आपकी डोजेज फॉर्म्स वो आप पढ़ेंगे. सेमी सॉलिड के अंदर आपके पास आएंगी, सॉलिड के अंदर सॉरी आपके पास आएंगी सपोजिटरी बेसिस, और ऑइंटमेंट वगैरह आपके पास आ जाएंगी सेमी सॉलिड के अंदर. उसमें आप डिटेल में सारी बेसिस जो है उन्हें डिस्कस करेंगे. अभी के लिए नेक्स्ट आपके पास है डाइलुएंट्स. व्हाट आर डाइलुएंट्स? दीज आर द इनर्ट सब्सटेंसेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सिपिएंट्स. ठीक है, ये जो है बेसिकली आपकी फॉर्मुलेशन का बल्क जो है उससे इंप्रूव करते हैं, आपकी फॉर्मुलेशन के वेट को इंक्रीज करते हैं. ठीक है. Liquids which are used as vehicles may be specifically used as diluents, but for oral preparations, water is most suitable diluent. वो लिक्विड व्हीकल्स जो आप लाइक वो लिक्विड जो आप एज अ व्हीकल यूज कर रहे हो, obviously वो आपकी फॉर्मुलेशन का जो वेट है उसे भी इंक्रीज कर रहे हैं. लेकिन हम कहते हैं कि अगर हमने कोई ओरल प्रेपरेशन यूज की है, उसके लिए जो मोस्ट सुटेबल डायलुएंट है वो वाटर है. सॉलिड डायलुएंट्स आर इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स या फिर टैबलेट कैप्सूल्स. उसके लिए आप जो डायलुएंट्स यूज कर रहे हो वो सॉलिड है. व्हेन दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द बल्क ऑफ अदर मटेरियल्स फॉर इजी कन्वर्जन इनटू प्रॉपर डोसेज फॉर्म. ये क्या करेंगे? मटेरियल्स के बल्क को इंप्रूव करेंगे और आपकी जो भी प्रॉपर डोसेज फॉर्म, टैबलेट बना रहे हो, कैप्सूल बना रहे हो, उसकी कन्वर्जन आसान हो जाएगी. Important drug diluents are incorporated to increases the bulk so that they can be weighed easily. जब आपने डायलुएंट्स ऐड किए हैं बल्क इंप्रूव करने के लिए, तो आप उसको वे कर सकते हो बहुत आसानी के साथ. क्या आप डायलुएंट्स ऐड कर सकते हो? केओलिन, लैक्टोज, स्टार्च, सॉर्बिटोल या फिर पाउडर्ड सेलुलोज. नेक्स्ट जो आपके पास एक्सीपिएंट है वो है हमारे पास बाइंडर्स. ठीक है. बाइंडर्स क्या करते हैं? बाइंडर्स आर द excipients are the substances which are used for the adhesion of powder substances in tablet granulation. लाइक आपने टैबलेट के अंदर जो भी मटेरियल ऐड किया उसको आपस में बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए आप जो भी चीज ऐड कर रहे हो वो बाइंडर्स हैं आपके पास, जिसमें अकेशिया है, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, gelatin and liquid glucose. These are the examples of binders which are used to attach the powder particles together. टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं? ये वो इंग्रेडिएंट्स, वो सब्सटेंसेस हैं जो एक टैबलेट की ब्रेकअप जो है इनटू स्मॉलर पीसेस उसे प्रमोट करेंगे. आपको पता है कि जब आप टैबलेट इंजेस्ट करते हो, बॉडी में जाकर वो टैबलेट छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होती है. क्यों कन्वर्ट हो रही है? ताकि उसमें से जो ड्रग है वो रिलीज हो जाए. तो इस डिसइंटीग्रेशन के लिए हम लोग डिसइंटीग्रेंट्स ऐड करते हैं जो प्रमोट करते हैं उस ब्रेकअप को. क्या एग्जांपल्स हैं? स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम एल्जिनेट एंड एल्जिनिक एसिड. नेक्स्ट एक्सीपिएंट है लुब्रिकेंट्स या फिर एंटी एडहेरेंट्स. लुब्रिकेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो प्रिवेंट करते हैं कि जो टैबलेट आपने डाइज और पंचेस में डाली हुई है ड्यूरिंग कंप्रेशन या ड्यूरिंग कोटिंग या जिस भी प्रोसेस के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो टैबलेट स्टिक ना करे उन डाइज और पंचेस के साथ और फिर टूटे ना. ठीक है ना. तो इसके लिए स्मूथ टैबलेट फॉर्मुलेशन जो है उसे फॉर्मेशन को हम लोग प्रमोट कर रहे होते हैं. क्या सब्सटेंसेस आप यूज कर सकते हो लुब्रिकेंट्स के तौर पर? मैग्नीशियम स्टीरेट एंड टाल्क.
इसके अलावा भी होते हैं बट दीज आर द मेजर कॉमन। फिर है गाइडेंस। दे आर यूज इन टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशन टू इम्प्रूव दी फ्लो प्रॉपर्टीज। एक पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टीज हैं उसे इम्प्रूव करने के लिए हम गाइडेंस ऐड करते हैं, जिसमें एग्जांपल है क्लोइडल सिलिका या कॉर्न स्टार्च और टार्क। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं सर्फेक्टेंट्स विच आर द सरफेस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। सर्फेक्टेंट्स क्या है? दे आर द सब्सटेंसेस जिसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम दो लिक्विड या दो फेजेस हैं लिक्विड सॉलिड, आप उसे मिक्स करवाने की कोशिश कर रहे हो और वो आपस में मिसेबल नहीं है, तो आप जो है सर्फेक्टेंट्स ऐड करते हैं। जो दो लिक्विड्स के दरमियान या दो फेजेस के दरमियान की जो टेंशन है, जो प्रेशर वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, उस चीज को कम करता है और फिर एट द एंड वो दो फेजेस आपस में मिसेबल हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉमनली यूज टू मेक टू इमिसिबल लिक्विड्स मिसिबल। तो इस प्रोसेस के जरिए क्या होगा, वो जो दो फेजेस आपस में मिसिबल नहीं थे वो अब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिसिबल हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्फेक्टेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब सर्फेक्टेंट के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज द पोलर पार्ट एंड वन इज द नॉन पोलर पार्ट। जो पोलर पार्ट है वो दूसरे फेज के हाईली पोलर पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो नॉन पोलर पार्ट है वो दूसरे फेज के लो पोलर फेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और बाय दिस प्रोसेस ये इनकी जो इंटरफेशियल टेंशन है वो कम हो जाएगी और दोनों फेजेस जो है आपस में मिसेबल हो जाएंगे। हमारे पास क्लासिफिकेशन है सर्फेक्टेंट्स की: एनायोनिक सर्फेक्टेंट्स, कैटायोनिक सर्फेक्टेंट्स एंड नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स। Sulfated compounds like sodium lauryl sulfate, sodium cetyl sulfate, and diacetyl sodium, ये आप एज अ सर्फेक्टेंट यूज कर रहे हो। फिर आपके पास आ जाता है बेंजाइल, कोनियम क्लोराइड, ग्लिसराइल, मोनोस्टीरेट, स्पैंस एंड टूल्स। हाइड्रोक्लोराइड एंड सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या हैं? दीज आर द हाईली मॉलिक्यूलर वेट solid substances which are added to water to produces the high viscous solutions। ये वो सब्सटेंसेस जिसको आप वाटर में ऐड करोगे या जिसके नतीजे में जो भी सॉल्यूशन सस्पेंशन और जेल्स बनेंगी वो ज्यादा विस्कस होंगी, ज्यादा थिक होंगी। तो इन्हें हम विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स भी कह सकते हैं। जब एक सॉल्यूशन सस्पेंशन की विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको सस्पेंड होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो बाय दिस प्रोसेस हम विस्कोसिटी इंक्रीज करके जो सेडिमेंटेशन रेट है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। इन्हें हम गम्स भी कहते हैं, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स भी कहते हैं। क्या क्लासिफिकेशन है इसकी? नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल में आपके पास आ जाते हैं अकेशिया, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास: अकेशिया, ट्रैगाकैंथ, एगर, जालाटिन, सिसेन, सिलिका, क्लॉइडल एल्यूमिना, बेंटोनाइट एंड वेगम। सेमी सिंथेटिक में आपके पास है मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, hydroxypropyl cellulose, and synthetic, which are only a few, are used carbopoles and polyols। फिर आपके पास डिफरेंट स्टेबलाइजर्स हैं। स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं? स्टेबलाइजर्स जो है उनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी फॉर्मुलेशन को स्टेबल रखेंगे, ठीक है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो भी केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है उसे मेंटेन करेंगे। सो स्टेबिलिटी में क्या आता है? द कैपेबिलिटी ऑफ अ फॉर्मुलेशन इन अ स्पेसिफिक कंटेनर टू रिमेन विद इन इट्स फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेरेप्यूटिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस। अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम लोग डिफरेंट स्टेबलाइजर्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं बाय द बाय दिस पर्पस। फर्स्ट आपके पास आ जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे? वो प्रिवेंट करेंगे जो भी प्रिपरेशन है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, उसको ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से खराब नहीं होने देंगे। क्या एग्जांपल्स हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम एस्कोबेट, सोडियम बाइसल्फाइड एंड टोकोफिरोल्स। तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिड्यूस कर रहे हैं। व्हाट आर द चिलेटिंग एजेंट? दीज आर सब्सटेंसेस जो चिलेट्स हैं वो नहीं बनने देंगे। ये स्टेबल वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं और उन मेटल्स को बॉडी से एलिमिनेट करवा देते हैं। सो दीज आर द चिलेटिंग एजेंट जो चिलेट बनाकर मेटल को बॉडी से एलिमिनेट करवाते हैं। दीज मेटल्स ये क्या हो सकते हैं? ये मेटल्स आपकी जो प्रोडक्ट है फॉर्मुलेशन उसकी इंस्टेबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको रिमूव करवाकर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है एडिटेट डाइसोडियम की। देन वी हैव द बफरिंग एजेंट्स जो किसी भी फॉर्मुलेशन के पीएच को जो है वो इम्प्रूव करेंगे, मेंटेन करेंगे। ये हमारे पास एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट, पोटाशियम फॉस्फेट। व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स? बेसिकली ये वो हैं जो किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर माइक्रोबिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। इमल्जन, सस्पेंशन, हमारे पास डिफरेंट लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं जो क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं
किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो लिक्विड है, वाटर जहां भी प्रेजेंट होता है, वाटर और कार्ब्स, वो गुड मीडियम होता है किसी भी बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारी लिक्विड प्रेपरेशंस हैं, हमारी पेरेंट्रल प्रेपरेशंस हैं, ऐसी प्रेपरेशंस जो मल्टी डोज कंटेनर्स में होती हैं, जिसको आप एक दफा ओपन करके बार बार डिफरेंट डोजेस में यूज कर रहे होते हो, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए आपको एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव जो है वो ऐड करने पड़ते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स, जो किसी भी चीज के फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है, टू मास्क द स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन, थस मेकिंग इट मोर पैलेटेबल, उसका टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा तो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं चेरी, बनाना, पाइनएप्पल, पेपरमिंट, लेमन, ऑरेंज, रोज, वेनिला एंड मेंथोल। Then we have the sweetening agents and coloring agents under the heading of excipients. व्हाट आर द फ्लेवरिंग एजेंट्स? बेसिकली जो फ्लेवरिंग एजेंट्स का पर्पस है वो यही है कि वो किसी फॉर्मुलेशन के फ्लेवर को इम्प्रूव करवाएंगे, ठीक है। और उसमें आप डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो, लाइक चेरी, बनाना, पाइनएप्पल, पेपरमिंट, लेमन, ऑरेंज, रोज, वनीला एंड मेंथोल। उसने करना क्या है, पैलेटेबिलिटी को, टेस्ट को इंक्रीज करना है, अट्रैक्टिवनेस को इंक्रीज करना है, फ्लेवर इंप्रूव हो जाएगा। स्वीटनिंग एजेंट्स जो है वो किसी प्रेपरेशन के अंदर स्वीटनेस को इंप्रूव करेंगे, ठीक है, और जो उसका ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट होगा, लाइक अगर वो बिटर है और उस वजह से जो पेशेंट है वो उसके साथ कंप्लायंस शो नहीं कर रहा, तो उसकी स्वीटनिंग प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाएगी बाय द एडिशन ऑफ सुक्रोज एंड अदर लाइक लिक्टोज, मैनिटोल, हनी, ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल एंड एस्पार्टेट। कलरिंग एजेंट्स किसी भी लिक्विड या सॉलिड प्रिपरेशन के अंदर कलर को इम्पार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, कॉटिंग में यूज करते हैं। कैरामिल, फेरिक ऑक्साइड, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, एफटी एंड सी कलर्स। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो हमने सारी आगे वन बाय वन करके डिस्कस करनी है। ये सारा आपका इंट्रोडक्शन था डोजेज फॉर्म के चैप्टर का। आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी, ठीक है, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आएंगी, ठीक है, जिस फिर उसकी ये आपने सारी वन बाय वन करके एक्सप्लेन होंगी। फिर सॉलिड डोजेज फॉर्म्स आएंगी, और देन वी हैव पेरेंट्रल्स, जिसमें इंट्राक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल है। 0.1 to 0.2 ml आप बाय दिस रूट जो है इंजेक्शन दे सकते हो बीनीथ द एपिडर्मस लेयर, जो आपकी स्किन की लेयर है उसके अंदर, उसके नीचे वाली लेयर से अगर हम जो है इंजेक्शन लगाते हैं तो उसे इंट्राक्यूनियस क्यूटेनियस या फिर इंट्राडर्मल कहते हैं। सबक्यूटेनियस है बीनीथ द सरफेस ऑफ स्किन, स्किन की सरफेस के नीचे अगर लगाएंगे तो 1 ml या उससे कम जो है प्रोडक्ट आप बॉडी में एडमिनिस्टर करवा सकते हो। देन वी हैव द इंट्रावेनस रूट, जिसमें जो ड्रग है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करते हो आप, वेन में इंजेक्ट करते हो, जिसमें आप 1 ml से 500 ml या इससे ज्यादा की जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर करवा सकते हो। फिर आपके पास आता है इंट्रामस्कुलर रूट, जिसमें आप मसल में इंजेक्ट करोगे और अप टू 2 ml जो है आप एडमिनिस्टर करवा सकते हो। लेस कॉमन यूज जो रूट्स हैं आपके पास वो इंट्राथीकल है, ठीक है, इंट्राआर्टिकुलर और इंट्राकार्डियक। मेजरली आप इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और इंट्राक्यूटेनियस वगैरह यूज करते हो। ट्रांसडर्मल जो है बाय द स्किन और टॉपिकली जो आप अप्लाई करोगे वो डिफरेंट लोशंस, लेनामेंट्स, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, पाउडर्स और ट्रांसडर्मल पैचेस आ जाएंगे, जो आप बाय दिस रूट जो है वो बॉडी में एडमिनिस्टर करवा रहे हो। जेल्स, ईयर ड्रॉप्स एंड आई ड्रॉप्स। इनहेलेशन रूट्स में आपके पास नेजल, डीकंजेस्टेंट सॉल्यूशंस, इनहेलर, स्प्रेज और नेबुलाइजर्स हैं। फार्मास्यूटिकल इंसर्ट्स जो आप इंसर्ट करते हो इनटू द बॉडी कैविटीज, रेक्टल, वेजाइनल या फिर यूरेथ्रल के अंदर आप स्पॉजिटरीज, या फिर ऑप्थेल्मिक्स जो आप आई के अंदर इंसर्ट करोगे को ऑइंटमेंट। उसके बाद आपका जो मेजर टॉपिक है लिक्विड डोजेज फॉर्म्स वो स्टार्ट होगा, और हम वन बाय वन करके हर डोजेज फॉर्म को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे।